गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन के कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट कल मैंने कॉम्बिनेशन का पढ़ाया था, सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास को हम लोगों ने पढ़ा था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिससे कि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जस्ट वेट कर लेते हैं, और भी लोग शामिल होंगे। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। राइट। ओके, तो सबसे पहले तो मैंने जो कल पढ़ाया था उसको मैं याद दिला दूं। कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर सपोज़ हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है और उसमें से किसी भी r थिंग को अगर सेलेक्ट करना है तो हम लोग NCR का हेल्प लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है और उनमें से r को लेकर अरेंज करना है, r थिंग्स को लेकर अरेंज करना है, तो NPR का हेल्प लेंगे। ठीक है, NCR is what? NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial, और NPR क्या है? n factorial upon n minus r factorial. ओके, ओके, हेलो निकिता, यस। ओके, तो अब इस जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं आप। फर्स्ट, हाउ मेनी कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 ऑफिशियल्स एंड 4 नॉन ऑफिशियल्स इन फॉलोइंग केसेस। इट मीन्स इस क्वेश्चन में देखिए आप 4 पार्ट दिया गया है। ओके, 4 पार्ट्स आर गिवन इस क्वेश्चन में। तो असल में हमें करना क्या है, एक 5 मेंबर कमिटी, ओके, जिसमें ये जो 5 मेंबर्स है, ऑब्वियस है कमिटी, अगर 5 मेंबर कमिटी बनाना होगा तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे अगर सपोज़ कमिटी है, तो कमिटी में अगर मान लीजिए सपोज़ उसके 5 मेंबर्स है, तो अगर उनके सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज करेंगे तो क्या कमिटी तो नहीं बदलेगी। तो यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं करना है, यहाँ पे सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो असल में हमारे पास 8 ऑफिशियल्स हैं एंड 4 नॉन ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए को डिस्कस करते हैं, पार्ट ए। ओके, तो पार्ट ए में क्या दिया गया है कि कमिटी के 5 मेंबर में से 3 क्या होने चाहिए, 3 ऑफिशियल्स होने चाहिए और 2 नॉन ऑफिशियल्स होने चाहिए। राइट। तो पार्ट ए के लिए जो हमारा आंसर होगा, नंबर ऑफ कमिटीज, ओके, नंबर ऑफ कमिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग व्हाट, 3 ऑफिशियल्स अगर out of 8 officials and 2 non-officials out of 4 non-officials। ठीक है, तो हमारा जो नंबर ऑफ कमिटीज होगा इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, ओके, उसे क्या लिखेंगे, नो प्रॉब्लम निकिता, सीक्रेट सुपरस्टार, हाय। ओके, तो अब कुछ भी डाउट हो तो आप जस्ट कुछ भी अगर डाउट हो कि किसी भी पॉइंट पे तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ कमिटीज़ क्या होगा, जितने तरीके से हम 3 ऑफिशियल को सेलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 8 ऑफिशियल्स, तो
आउट ऑफ 8 ऑफिशियल 3 ऑफिशियल को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जाएगा, 8C3। अभी हमारा वर्क पूरा नहीं हुआ, केवल कमिटी के 3 ही मेंबर को सेलेक्ट किया गया है, इसीलिए जब तक वर्क कंप्लीट नहीं होगा इनटू यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब 2 नॉन ऑफिशियल आउट ऑफ 4 नॉन ऑफिशियल कितने तरीके से सेलेक्ट होगा, 4C2। तो जितने तरीके से हम 3 ऑफिशियल्स और 2 नॉन ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करेंगे वही नंबर ऑफ कमिटी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही होगा 8C3 इंटू 4C2, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ए का आंसर, ओके। ओके, अब बी, पार्ट बी, ये ओके क्लियर है। तो अब मैं इस पार्ट ए को हटा देता हूँ मैं ना, पार्ट बी को करते हैं। अब पार्ट बी के लिए क्या क्वेश्चन दिया गया, पार्ट में ईच कंटेन्स एटलीस्ट 2 नॉन ऑफिशियल्स, ओके। मतलब जो सेकेंड क्वेश्चन में ये जो 5 मेंबर कमिटी है उसमें कम से कम 2 नॉन ऑफिशियल होने चाहिए, कम से कम 2 नॉन ऑफिशियल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, केसेस लेना पड़ेगा, ठीक है। केसेस कैसे लेंगे, केसेस ओके, दो तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन मैं फर्स्ट मेथड आपको बता दूं। जैसे केस 1 हम लोग, हमारे पास कितने केसेस हो सकते हैं, फर्स्ट केस हो सकता है कम से कम 2 नॉन ऑफिशियल होना चाहिए, तो ये हो सकता है 2 नॉन ऑफिशियल हो और 3 ऑफिशियल्स हो हमारी कमिटी में, ये केस 1 है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा सेकेंड केस क्या हो सकता है, तो सेकेंड केस को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 नॉन ऑफिशियल और 2 ऑफिशियल्स हो, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस होगा हमारा 4 नॉन ऑफिशियल एंड 1 ऑफिशियल। अब फोर्थ केस नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास टोटल 4 ही नॉन ऑफिशियल है, 5 नॉन ऑफिशियल तो है ही नहीं। तो यही 3 केसेस है, हर एक केस के लिए हम नंबर ऑफ कमिटीज़ को फाइंड कर लेंगे, हर एक केस के लिए, ओके। मतलब फर्स्ट केस के लिए नंबर ऑफ कमिटीज़, जब हमारे पास 2 नॉन ऑफिशियल और 3 ऑफिशियल है, तो 2 नॉन ऑफिशियल 4 नॉन ऑफिशियल में से कितने तरीके सेलेक्ट किया जाएगा, 4C2, एंड देन 8 ऑफिशियल में से 3 को हम लोग सेलेक्ट करेंगे 8C3 बेस। इसी तरीके से सेकेंड केस के लिए हमें जो नंबर ऑफ कमिटीज़ मिलेगा ये क्या होगा, तो नाउ वी कैन से इसे लिख सकते हैं ऐसा 4C3 8C2। एंड थर्ड जो केस है हमारा, इसमें जो नंबर ऑफ कमिटीज़ जो होगा दिस इज 4C4 इंटू 8C1, ओके। अब इन सभी को ऐड करना होगा हम लोगों को, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ जो कमिटीज़ है, टोटल कमिटीज़ पार्ट बी के लिए टोटल कमिटीज़ क्या होगा, इन सबको ऐड कर देंगे। 8 इट इज़ 4C2 इंटू 8C3 प्लस 4C3 इंटू 8C2 प्लस 4C4 इंटू 8C1। तो ये पार्ट बी का आंसर ऐसा होगा, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3। इसे एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है क्या, कि हम टोटल नंबर ऑफ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन टोटल नंबर ऑफ कमिटी को फाइंड करें और उसमें से उस केस को सब्ट्रैक्ट कर दें जिस केस में क्या है, कोई भी नॉन ऑफिशियल नहीं है और कोई और एक नॉन ऑफिशियल हो, तो वो भी एक लेंदी है, बेटर है। यही दिस मेथड इज करेक्ट। केस 1, केस 2, केस 3 लिया जाए, फिर जितने भी कमिटीज़ हैं उनको ऐड कर दें हम लोग, ठीक है। तो ये बी का आंसर हो गया, ओके। ठीक है, अब पार्ट सी को करते हैं, ठीक है ना। पार्ट सी, इस क्वेश्चन का जो पार्ट सी है
इसे देखते इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये जो थर्ड पार्ट है, ए पार्टिकुलर ऑफिशियल पर्सन इज नेवर इंक्लूडेड, मतलब ये जो पार्ट सी है इसमें कंडीशन ये है कि 8 ऑफिशियल में एक पार्टिकुलर ऑफिशियल है, वो कमेटी का मेंबर कभी नहीं होना चाहिए। तो वो जो पार्टिकुलर ऑफिशियल है ना, उसे हम लोग क्या एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग कितना ऑफिशियल बचेगा, 7 ऑफिशियल, एंड नॉन ऑफिशियल कितना है हमारे पास, 4। अब हमें क्या करना है, ये जो टोटल 11 पर्सन है ना, इन्हीं में से किसी 5 को हम सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा नंबर ऑफ कमिटीज़ हो जाएगा। किसके लिए, पार्ट सी वाले क्वेश्चन के लिए। ओके, अगर कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, तो ये सी हो गया, राइट, क्लियर। अब इसके बाद डी को चेक करते हैं। एक ए पार्टिकुलर नॉन ऑफिशियल मेंबर इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अब डी को चेक करना है, डी को कैसे करेंगे, डी ए पार्टिकुलर नॉन ऑफिशियल इज ऑलवेज इंक्लूडेड। इट मीन्स एक पार्टिकुलर नॉन ऑफिशियल है वो कमिटी का ऑलरेडी मेंबर बन चुका, ठीक है ना। सपोज N1 वो पार्टिकुलर नॉन ऑफिशियल है जो कमिटी का मेंबर बन चुका। अब कमिटी में केवल 4 प्लेस ही वैकेंट है, मीन्स केवल 4 जन को हमें सेलेक्ट करना है। ओनली वी हैव टू सेलेक्ट 4 पर्सन, और वो 4 पर्सन सेलेक्ट किस में से करना है, तो वी हैव टू सेलेक्ट दोज 4 पर्सन आउट ऑफ 8 ऑफिशियल्स एंड 3 नॉन ऑफिशियल, क्योंकि एक नॉन ऑफिशियल तो ऑलरेडी वो कमिटी का मेंबर हो ही चुका। तो ये जो बाकी के 3 नॉन ऑफिशियल और 8 ऑफिशियल में से टोटल यहाँ फिर से कितने हो गए, 11 पर्सन हो गए। इनमें से हमें किसी 4 को सेलेक्ट करना है। तो डी का जो आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ कमिटीज फॉर डी इट इज इक्वल टू 11C4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ए बी सी डी सबका आंसर मिल चुका है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते। ओके, ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। नाउ क्वेश्चन है 10 प्रोफेसर, देयर आर 10 प्रोफेसर्स and 20 students out of whom a committee of 2 professors and 3 students to be done. Okay, so first part in now first है find in how many of these committee is to be further find in how many of this committee, means we have to find those number of committees in which part A क्या है, a particular professor is included. It means ये जो पार्ट ए है ना, इसमें एक प्रोफेसर जो है ऑलरेडी मेंबर कमिटी का है, ठीक है। तो मान लेते हो प्रोफेसर 1 है। अब क्योंकि कमिटी में 2 प्रोफेसर होने चाहिए और एक प्रोफेसर का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमें सेकेंड पोजीशन पे मीन्स सेकेंड प्रोफेसर को सेलेक्ट करना पड़ेगा आउट ऑफ रिमेनिंग 9 प्रोफेसर। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 प्रोफेसर है और इसमें से एक प्रोफेसर ऑलरेडी कमिटी के मेंबर हो चुके। तो अब बाकी के जो 9 बचे ना, उनमें से किसी एक प्रोफेसर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारे जो प्रोफेसर हैं, 2 प्रोफेसर जो है 2 प्रोफेसर, उनका सिलेक्शन हो गया कमिटी में। अब रिमेनिंग 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किससे करना है, तो आउट ऑफ 20 कितने तरीके से होगा, 20C3। तो पार्ट ए का जो है नंबर ऑफ कमिटीज हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, तो ये पार्ट ए का आंसर है ऐसा, ठीक है। अब पार्ट बी पे चलते।
ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, अब एक पार्टिकुलर स्टूडेंट जो है ना वो कमिटी का ऑलरेडी मेंबर बन चुका, ओके, सपोज S1 ऑलरेडी बन चुका। अब बाकी के जो 2 स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हमें रिमेनिंग 19 स्टूडेंट्स में से करना पड़ेगा, क्योंकि 20 में से एक स्टूडेंट तो ऑलरेडी कमेटी का मेंबर हो चुका है। अब रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स जो है, कमेटी में टोटल 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो कमेटी के जो बाकी के 2 स्टूडेंट हैं, रिमेनिंग 2 स्टूडेंट हैं, उन्हें हमें सेलेक्ट करना है रिमेनिंग 19 स्टूडेंट से। कितने तरीके से होगा, 19C2, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या, प्रोफेसर को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 प्रोफेसर सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 10। तो ये हो गया पार्ट बी के लिए नंबर ऑफ कमिटीज़, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि सिलेक्शन है तो जब भी सिलेक्शन चाहिए होता है तो हम सी का हेल्प लेते हैं, सी को यूज़ करते हैं, राइट। अब इसके बाद पार्ट सी को चेक कर लेते हैं। पार्ट सी का आंसर क्या होगा, तो नाउ पार्ट सी में क्या दिया गया है, ए पार्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ऑब्वियस है, सबसे पहले हम लोग प्रोफेसर को सेलेक्ट कर लेंगे। 2 प्रोफेसर चाहिए आउट ऑफ 10, सेलेक्ट कर लिया गया। अब हमें 3 स्टूडेंट चाहिए, तो टोटल 20 में से, ओके, अब एक स्टूडेंट को बाहर रखना है, तो बाकी के बचे 19 में से किसी 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये पार्ट सी का आंसर हो जाएगा, ओके। पार्ट सी के लिए नंबर ऑफ कमिटीज, ओके, ये ऐसा होगा 10C2 इंटू 19C3, ओके। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, फ्रॉम 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, ओके, 6 जेंटलमैन एंड 4 लेडीज, ए कमिटी ऑफ 5 टू बी फॉर्म्ड, ठीक है। 5 मेंबर कमिटी होना चाहिए, 5 मेंबर कमिटी। अब इसमें भी 2 पार्ट है, इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, ओके। और सेकेंड पार्ट क्या है, इफ देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड पार्ट को करते हैं कि अगर कमिटी फॉर्मेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मीनिंग क्या, कमिटी में कितने जेंटलमैन होंगे, कितने लेडीज होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस हमें केवल 5 मेंबर कमिटी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हो जाएंगे, 10 में से किसी भी 5 को हम सेलेक्ट करेंगे, तो दिस इज नंबर ऑफ कमिटीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ओके। तो ये पार्ट बी हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अब जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट का आंसर मिल गया। फर्स्ट पार्ट, द कमिटी इज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कमिटी में कम से कम 1 लेडी होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसे सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ कमिटी, ये जो है ना नंबर ऑफ कमिटीज विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, इसे अगर हम वैसे कमिटी के नंबर को माइनस कर दे जिसमें एक भी लेडी नहीं है, ओके। तो ये जो है ना, इसके पार्ट ए का आंसर हमें ऐसा मिल सकता है। हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सच कमिटी, पार्ट ए के लिए नंबर ऑफ सच कमिटीज, it is equal to number of committees without any restriction, without any restriction, minus number of committees when no lady is selected, ठीक है, ओके। तो जब हम
टोटल नंबर ऑफ कमिटीज से वैसे कमिटीज़ को माइनस कर देंगे जिसमें कोई भी लेडी सेलेक्ट नहीं हुई है, तो ऑब्वियस है जो रिमेनिंग कमिटी मिलेगा उसमें या तो कम से कम एक लेडी रहेगी ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज़ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जस्ट अभी फाइंड किया 10C5, एंड नंबर ऑफ कमिटीज़ व्हेन नो लेडी सेलेक्टेड। तो अगर कोई लेडी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 जेंटल में से ही किसी 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। ओके, और पार्ट ए का आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। अगर किसी पॉइंट पे स्टेप पे डाउट हो तो आप कमेंट कमेंट कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन देख सकते क्या है, ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, ओके, विच आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ओके, ये जो 15 क्वेश्चंस है ना, ये 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। ओके, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसा डिवाइडेड है। एंड ईच कंटेनिंग मीन्स ग्रुप ए में टोटल 4 क्वेश्चंस है, ग्रुप बी में 5 क्वेश्चंस है, ग्रुप सी में 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है ना, तो असल में कैंडिडेट को 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, जिसमें से हर एक ग्रुप से कम 2 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, तो ऑब्वियस है, दो ऐसा 2 2 2 हर एक सेक्शन के लिए 2 2 कर देते हैं। अब क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, ऑब्वियस है ये टोटल 6 हो रहा, 7 होने के लिए किसी एक ग्रुप से 3 और रिमेनिंग 2 से 2 क्वेश्चन उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 3 केसेस बन सकता है। क्या केस हो सकता है कि या तो वो केस 1 क्या होगा कि ग्रुप ए से वो 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट करे, एंड सेक्शन बी सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करे, ऐसा हो सकता है। तो इस सिचुएशन के लिए जो नंबर ऑफ वेज होगा, ओके, नंबर ऑफ केस 1 के लिए नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अब कैंडिडेट को जैसे सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेगा। ओके, अभी वर्क पूरा नहीं हुआ है क्योंकि और भी 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना बाकी है। अब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन है, 5 में से 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट करेगा इनटू, देन सेक्शन सी में टोटल 6 क्वेश्चन है, उसमें से भी वो 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लिया। तो ये केस 1 हो गया। केस 1 जब कैंडिडेट सेक्शन ए से 3, सेक्शन बी से 2 और सेक्शन सी से 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर रहा है। ओके, अब सेकेंड सिचुएशन भी पॉसिबल है, केस 2 पॉसिबल है। केस 2 क्या हो सकता है, सेक्शन ए से 2, सेक्शन बी से 3 और सेक्शन सी से भी वो 2 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर ले। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ वेज को लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नाउ 4C2। ओके, क्योंकि टोटल 4 क्वेश्चन है सेक्शन ए में, 2 को सेलेक्ट करना है, देन 5C3 एंड देन 6C2। अब सिमिलरली थर्ड केस भी होगा। थर्ड केस जब कैसा सिचुएशन होगा, सेक्शन ए से 2, सेक्शन बी से भी 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया और सेक्शन सी से 3 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से कैंडिडेट क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकता है। तो सेक्शन ए के लिए क्या होगा, 4C2, सेक्शन बी के लिए 5C2 एंड सेक्शन C3 के लिए 6C3। अब ये टोटल ये जितने भी केसेस हैं इन सभी के नंबर ऑफ वेज को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज में हम इन्हें ऐड कर देंगे। ओके, तो इट विल बी 4C3 इंटू 5C2 इंटू 6C2 प्लस 4C2 इंटू
5c3 into 6c2 plus 4c2 into 5c2 into 6c3. This is the answer. Okay. ठीक है, क्लियर एवरीवन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Okay, now next question is, out of 8 men and 10 women, a committee consisting of 6 men and 5 women to be formed. Okay, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 8 मेन एंड 10 वुमेन, ठीक है। इसमें से हमें कमिटी फॉर्म करना है, कमिटी ऑफ 6 मेन एंड 5 वुमेन, ऐसा फॉर्म करना है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है, हाउ मेनी सच कमिटीज कैन बी फॉर्म्ड व्हेन अ पार्टिकुलर मैन ए, ओके, मैन ए एंड ओके वुमेन, वुमेन में क्या है ना, बॉस बी इज वाइफ, बी इज वाइफ। अब ये दोनों साथ नहीं रहने चाहिए, ये दोनों जो है मैन ए एंड बॉस बी की वाइफ, ये इन दोनों को साथ में नहीं रहना है। तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कितने कमिटी तैयार किया जा सकता है, तो समझ में आ रहा है। यहाँ भी अलग अलग केस लेना पड़ेगा। एक केस क्या लेंगे, जब कमिटी में मैन ए हो और बॉस बी की वाइफ ना हो, ये एक केस 1 हो सकता है, ठीक है। एंड केस 2 के तो ऐसे ही लिख देते हैं, केस 1 मैन ए प्रेजेंट, ओके, एंड बीज वाइफ एब्सेंट, मतलब उसे सेलेक्ट नहीं किया गया, वाइफ को, बी की वाइफ को सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कमिटी क्या होगा, नंबर ऑफ कमिटीज, तो नंबर ऑफ कमिटी, तो कमिटी में मैन ए जो है ऑलरेडी मेंबर हो चुका। इट मीन्स अब 6 मेन में से एक मेन का सिलेक्शन हो गया। अब हमें 5 रिमेनिंग 5 मेन चाहिए आउट ऑफ व्हाट, 9 मेन, नो, आउट ऑफ 7, क्योंकि टोटल 8 मेन है। 8 में से एक का तो सिलेक्शन हो चुका, तो बाकी के बचे 7 में से 5 का को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हमें कमेटी में टोटल 6 मेन चाहिए तो हमें रिमेनिंग 5 मेन को सेलेक्ट करना होगा, जो हमारे पास टोटल 8 में से एक को माइनस करेंगे 7 मेन से। तो इट मीन्स 5 मेन कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 7C5 वेज। ऑलरेडी मैन ए मेंबर हो चुका है कमेटी का। अब वुमेन को सेलेक्ट करना है, तो वुमेन में कितने सेलेक्ट करना है, 5 वुमेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन अब आउट ऑफ 10 वुमेन नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि बी की वाइफ को हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो बी की वाइफ को एक्सक्लूड जब करेंगे तो कितने वुमेन बचेंगी, 9। सो केस 1 के लिए नंबर ऑफ कमिटी क्या हो जा रहा, 7C5 इंटू 9C5, ओके। अब एक केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 मैन ए को सेलेक्ट नहीं किया गया, मैन ए एब्सेंट, नॉट सेलेक्टेड, and B's wife is selected, okay, it means B's wife is present। तो अब ऐसे सिचुएशन में नंबर ऑफ कमिटीज क्या होगा, ओके, तो नंबर ऑफ कमिटीज क्या होगा। तो अब मैन ए इसे एक्सक्लूड करना है, तो हमारे पास टोटल 8 है, 8 मेन, इनमें से ए को एक्सक्लूड कर दिया तो बाकी के बचे 7 में से 6 को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कमिटी में 6 मेन होने चाहिए। अब वुमेन में बॉस बी की वाइफ ऑलरेडी मेंबर है कमिटी की, तो अब हमें रिमेनिंग 4 वुमेन को आउट ऑफ 9 वुमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज केस 2 की नंबर ऑफ कमिटी हो गया। एक और सिचुएशन पॉसिबल है, क्या सिचुएशन पॉसिबल है, एक और सिचुएशन ये पॉसिबल है कि कमिटी में ना तो ए हो ना ही बी की वाइफ हो, ऐसा भी कमिटी हो सकता है।
ठीक है। तो थर्ड केस को भी लिखेंगे। नाउ थर्ड केस, व्हेन A and B's wife both absent, both are excluded, दोनों को सेलेक्ट नहीं किया गया, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ कमिटीज, ऐसे केस में नंबर ऑफ कमिटीज क्या करना है, दोनों को एक्सक्लूड, ए को सेलेक्ट, मैन ए को एक्सक्लूड किया गया, तो अब मुझे रिमेनिंग 7 मैन में से 5 मैन को सेलेक्ट करना है, नहीं 6 को सेलेक्ट करना है। वी हैव टू सेलेक्ट, कमिटी में 6 मैन होने चाहिए, राइट, ओके। इनटू अब बी की वाइफ को एक्सक्लूड करना है, तो कितनी वुमेन बची, 9 में से कितने वुमेन को सेलेक्ट करना है, 5। तो ये हो गया केस 3 के लिए नंबर ऑफ कमिटी। एंड फाइनली इन सभी को हम लोग ऐड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कमिटीज इट इज इक्वल टू, अब इन सबको ऐड कर देना है, ओके, व्हाट, 7C5 इंटू 9C5, दिस पार्ट, प्लस केस 2 के लिए 7C6 इंटू 9C4, एंड लास्ट थर्ड केस के लिए 7C6 इंटू 9C5, इनको ऐड करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हेलो नीरज, किसी भी स्टेप पे अगर डाउट हो, कुछ समझ में नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ देयर आर 3 बुक्स ऑन मैथ्स, ओके, 4 ऑन फिजिक्स, 5 ऑन इंग्लिश, हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन, एक्चुअली ये जो 3 बुक्स है ना, ये ऑल आर 3 डिफरेंट बुक्स, ओके। तो ना सपोज अपने पास क्या है, M1, M2, M3, 3 डिफरेंट मैथ्स के बुक है, एंड 4 फिजिक्स के बुक है, P1, P2, P3, P4, एंड फिर इंग्लिश के 5 बुक्स है, E1, E2, E3, E4, E5, राइट। अब इस क्वेश्चन में भी क्या, हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड सच दैट, इसमें भी, अब इस क्वेश्चन में भी 4 पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो समझ में आ सकता है इसका आंसर क्या होगा, हमें मैथ का एक बुक, हर एक सब्जेक्ट का एक एक बुक चाहिए, तो हमारा जो नंबर ऑफ कलेक्शन होगा, नंबर ऑफ कलेक्शन इट इज़ इक्वल टू 3C1, मैथ के 3 बुक्स है, इसमें से क्या करेंगे, इसमें से एक बुक को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिजिक्स का 4 बुक है, उसमें से भी एक को सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश का भी क्या है हमारे पास 5 बुक है, उसमें से एक को सेलेक्ट कर लिया, तो ये नंबर ऑफ कलेक्शन हो गया पार्ट ए के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए, ओके। उसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि अगर हर एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे इसके लिए नंबर ऑफ कलेक्शन क्या लिखेंगे, तो अगर हमें एटलीस्ट 1 थिंग सेलेक्ट करना है आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, तो हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लिखते थे, 2 to the power n-1, राइट। तो इसी तरीके से मैथ के लिए अगर कम से कम एक मैथ का बुक चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट मैथ्स बुक है, इसे लिखेंगे 2 क्यूब माइनस 1 इंटू, फिजिक्स के लिए क्या लिखेंगे, 2 to the power 4 -1, एंड इंग्लिश के लिए क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, ओके। तो ये बी, क्यों बी का आंसर हो जाएगा, एटलीस्ट 1 बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसमें याद आ रहा होगा आपको, इसमें किस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा रहा, तो लास्ट क्लास को हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स है और उसमें से अगर हम कम से कम एटलीस्ट 1 थिंग को सेलेक्ट कर रहे हैं,
तो कितने तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, 2 to the power n-1, क्योंकि मैथ के लिए हमारे पास 3 बुक्स था, तो मैथ के लिए n के लिए क्या 3 यूज़ किया गया, फिजिक्स के लिए n की जगह 4 यूज़ किया गया, और इंग्लिश के लिए n की जगह 5 को यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये बी का आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद जो पार्ट सी है, पार्ट सी को देखते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ कलेक्शन क्या होगा, तो पार्ट सी के लिए नंबर ऑफ कलेक्शन, अब यहाँ पे इंग्लिश के लिए कंडीशन है कि कम से कम एक इंग्लिश का बुक होना चाहिए, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स के लिए कंडीशन नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हो सकता है कि एक भी मैथ्स के बुक को सेलेक्ट नहीं किया गया हो, या एक बुक को सेलेक्ट किया गया हो, या 2 बुक को सेलेक्ट किया गया हो, या 3 बुक्स को सेलेक्ट किया गया हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैथ बुक कैन बी सेलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 2 क्यू वेज, एनी नंबर ऑफ मैथ्स बुक को हम ले सकते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स के लिए भी एनी नंबर ऑफ फिजिक्स बुक को सेलेक्ट किया जा सकता है, तो लिखेंगे 2 to the power 4। इंग्लिश के लिए क्या है, कम से कम एक इंग्लिश बुक को सेलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 5 - 1। तो ये हमारा थर्ड सी पार्ट का आंसर है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, मतलब अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों का हेल्प लेना पड़ता है। तो ये जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स, इट मीन्स हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स है, 4 वोवेल्स है और 3 कैपिटल्स है। ठीक है ना। इसके बाद है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट्स, 2 वोवेल्स विद अ कैपिटल। ओके, इट मीन्स हमें वर्ड तैयार करना है, तो पता है वर्ड में क्या करना पड़ता है, अरे वर्ड में अरेंजमेंट पे अरेंज करना पड़ेगा, बट वर्ड में होना क्या चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट, 2 वोवेल एंड 1 कैपिटल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स है, तो 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो वर्ड तैयार करना है उसमें 3 कॉन्सोनेंट्स होना चाहिए। उसके बाद 4 वोवेल से 2 वोवेल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक कैपिटल चाहिए, तो आउट ऑफ 3 कैपिटल एक कैपिटल को सेलेक्ट कर लिया। तो ये इस तरीके से हमें एक ग्रुप ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स, 2 वोवेल्स एंड 1 कैपिटल मिल गया। ठीक है ना। तो अब मान लेते, सपोज अपने पास क्या है, 3 कॉन्सोनेंट्स है, लाइक सी डी जी, ये 3, ये सपोज हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स है, 2 वोवेल मान लेते ओ और ई है, और एक सपोज कैपिटल है अपने पास पी। ये इट इज सपोज ये एक ग्रुप है। ठीक है ना। अब इस ग्रुप से कितने वर्ड तैयार होगा उस पर फोकस करते हैं। तो दिया गया है कि जो ये वर्ड है ना, वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। इट मीन्स पी का पोजीशन फिक्स हो गया, पी स्टार्टिंग में होगा। और ये जो बाकी के जो 5 लेटर्स हैं ना, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल वेज से। तो हर एक ग्रुप के लिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, और यही हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। दिस इज आवर नंबर ऑफ वर्ड्स। ओके, दिस इज नंबर ऑफ वर्ड्स, यही आंसर होगा। ठीक है। तो इस क्लास में मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कॉम्बिनेशन के, उन क्वेश्चंस को टच किया है। ओके, कमिंग क्लास में भी क्वेश्चंस लूँगा मैं। इसके अलावा अब नेक्स्ट क्लास को कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के और भी जो थ्योरी में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही साथ क्लास में हम लोग जो JEE मेंस एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।